हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम लोगों ने जो लूसेंट की सीरीज प्रारंभ की थी उसका अगली क्लासेस जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर हमने ये जाना था कि किस तरीके से भारत की पहली एक नगरीय सभ्यता की स्थापना हुई और किस तरीके से एक हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हुई। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी और जो कि 2350 से लेकर 1750 तक भारत में सिंधु नदी के आसपास पनपती रही, लेकिन 1750 के बाद जो है वो इसके समाप्त होने का दौर चालू हो गया और देखते ही देखते 200 से 250 वर्ष के अंतर्गत ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। इस सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त हो जाने के बाद भारत में जो अगली सभ्यता स्थापित हुई वो हुई वैदिक सभ्यता। लेकिन ये वैदिक सभ्यता आखिर आई कैसे, पहले हम इसके बारे में समझते हैं और फिर जानते हैं कि आखिर वैदिक सभ्यता जो है उस वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की और क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। देखिए, वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें ये पता है कि वैदिक सभ्यता जो है वो एक ऐसी सभ्यता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई। जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, वहीं पर वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है ये? एक ग्रामीण सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। एक, हम इसे टाइम के आधार पर एक ऋग्वैदिक काल में बांटते हैं और दूसरा हम इसे लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल में बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल में इसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी माना जाता है और लेटर वैदिक काल में इसका टाइम पीरियड 1000 से लेके 600 बीसी माना जाता है। यानी कि अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 250 वर्षों के बाद एक सभ्यता उत्पन्न हुई, यानी 1500 बीसी में एक सभ्यता उत्पन्न हुई जिसे हम ऋग्वैदिक सभ्यता बोलते हैं। अब इस ऋग से वैदिक सभ्यता के उत्पन्न होने के पीछे कई लोगों ने अपने अपने व्यू दिए हैं। पहली चीज, ऋग्वैदिक सभ्यता कहां पनपी? अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत जो है वहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण नदी बहती है और उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी की अगर बात की जाए तो सिंधु नदी जो है वो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और सिंधु नदी जहां बहती थी वहीं पर पहले एक सभ्यता पनपी थी जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन कहते थे। और इंडस सिविलाइजेशन के बाद इसी एरिया में एक और आके सभ्यता पनपेगी, एक और सभ्यता का जन्म होगा और उस सभ्यता को हम कहेंगे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। और इस तरीके से इस एरिया में जो सभ्यता उत्पन्न हुई उसे हमने कहा ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट। और इस तरह ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता पनप गई। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता सिंधु नदी और उसके आसपास के एरिया में आकर यह एस्टेब्लिश हो गई। समय बीतता चला गया, ऋग्वेद नामक हमारा पहला लिखित ग्रंथ लिखा गया और इसके आधार पर ऋग्वैदिक काल में हमने ऋग्वेद की रचना कर दी। लगभग 500 वर्षों तक हम यहीं पर रहे और इसके बाद धीरे 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 हम लोगों ने जंगलों को काटना चालू किया और जंगलों को काटकर हम आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और यहां पर गंगा और गंडक नदी का जो एरिया है वहां पर इस सभ्यता को और फैलाया। और इस तरह उत्तर वैदिक काल में हम गंगा नदी और उसके आसपास के एरिया में आकर बस गए और इस तरह उत्तर भारत में एक सभ्यता को हमने जन्म दिया। इस सभ्यता को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाले कौन थे और कहां से वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ? तो इसको लेकर कई लोगों ने अपने अपने व्यू देने की कोशिश की और इसके तहत उन्होंने बताया कि वैदिक सभ्यता के लोग, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये जो है वो नॉर्थ यानी कि अटलांटिक वगैरह एरिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने इससे अटलांटिक एरिया यानी कि हिमालय का जो एरिया है उत्तर में जो अटलांटिक एरिया है उसको क्रॉस करके आए होंगे आर्य लोग। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से व्यू दिए और लाला लाजपत राय ने कहा कि तिब्बत से आए हैं। लेकिन एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था मैक्स मुलर और मैक्स मुलर ने यह कहा कि जो आर्य लोग जो वैदिक सभ्यता के निर्माण करता है वो मिडिल एशिया से आए हैं यानी मध्य एशिया से आए हैं
और इन्होंने ये बताया कि मध्य एशिया से होते हुए ये आगे बढ़े और आगे बढ़कर इन्होंने भारत में सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता को जन्म दे दिया, जिस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। लेकिन हम मैक्स मुलर की बात को ही क्यों माने? आखिर इसकी बात में ही ऐसी क्या सच्चाई है कि भाई सब चच्चा जान ऐसा क्या बोल के चले गए कि भैया हम इसको मान ले? तो उन्होंने ये बताया कि ये मिडिल एशिया का जो एरिया था वहां पर 1400 बीसी में एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख का नाम है बोगच कोई अभिलेख। और बोगच कोई अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि इस समय जो कबीले रहा करते थे, इन कबीलों में शांति स्थापित करने के लिए ये आपस में लड़ लिया करते होंगे भैया, कि भैया जानवरों का शिकार करते होंगे, लड़ लेते होंगे, भोजन के लिए लड़ लेते होंगे, आपस में कबीले लड़ लेते थे। तो इन कबीलों को शांत करने के लिए इसमें कुछ देवी देवताओं के नाम रखे गए, जिसमें एक देवता इंद्र है, दूसरा मित्र है, तीसरा वरुण है और चौथा नासत्य है। नासत्य को अश्विनी भी कहा जाता है। और इस तरह इसमें 4 देवताओं के नाम हमें मिल रहे हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन चारों देवताओं के नामों को अगर देखेंगे तो ये चारों देवताओं के नाम हमें वैदिक काल में भी मिलते हैं। यानी कि अगर ये देवता यहां पर थे तो क्या ये देवता यहां पर क्या कर रहे हैं? यानी कि जब मिडिल एशिया में इन देवताओं के नाम मिल रहे हैं तो ये हमारे देवता कैसे हो गए? तो भैया ये क्या घूमने फिरने गए थे क्या? बोगच कोई अभिलेख में इनका नाम आ गया कि मिडिल एशिया में एंजॉय करने गए थे ये, और जब ये वापस आए होंगे तो भाई हमारे वैदिक देवताओं के रूप में शामिल हो गए होंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा। यानी इनका मानना था कि मिडिल एशिया से क्रॉस करके ही एक जाति भारत में आकर बसी, जिन्होंने एक वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। इसलिए वैदिक सभ्यता का निर्माण करता एक जाति को माना गया जिस जाति का नाम था आर्य, और इस तरह आर्यों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण कर दिया। ये जो आर्य हैं ये एक भाषा का प्रयोग करते थे और वो भाषा है संस्कृत। यानी संस्कृत बोलने वालों को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। और आर्यों ने क्या किया? वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। सिंपल सी बात समझ में आ गई है। अब हम इसको पढ़ते हैं तो सब लोग अपने लूसेंट निकाल लें, और लूसेंट निकालकर हम लोग इसको जो है लाइन बाय लाइन करेंगे। इसलिए सब लोग अपनी लूसेंट अपने पास रखें। तो जो चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उन सब चीजों को हम लोग करेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सब लोगों ने लूसेंट निकाल ली? वेरी गुड, ठीक है। नई वाली लूसेंट निकालो सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भैया क्या लिखा हुआ है सबसे पहले पढ़ लेते हैं भैया। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। एक को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। ओहो, थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया आपको। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000 है। ये भी भैया मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। और दूसरा जो है वो लेटर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल है, और इसका टाइम पीरियड भी 1000 से 600 बीसी है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कंफ्यूजन दूर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आर्य, भैया मैंने पहले बताया कि वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन है? तो वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता आर्य हैं। आर्य सबसे पहले कहां आके बसे? तो सिंधु नदी और उसके आसपास के एरिया में, यानी पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में आर्य लोग सबसे पहले आकर बसेंगे। बसा दो इनको सिंधु नदी के आसपास पंजाब और भैया अफगानिस्तान वाले इलाके में। और एक मैक्स मूलर हुए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने मैक्स का कूलर बना के दिखाया था आपको। तो मैक्स मूलर क्या कहेगा भैया? मैक्स मूलर कहेगा कि आर्य लोग कहां से आए? तो उसने कहा भैया आर्य लोग जो हैं वो मिडिल एशिया से आए हैं। तो भैया मैक्स मूलर ने क्या बताया कहां से आए? तो मिडिल एशिया से आए। और इस तरह इन्हीं आर्यों के द्वारा एक सभ्यता को जन्म दिया गया, और उस सभ्यता को हमने क्या कहा? वैदिक सभ्यता कहा। तो भैया वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता हमने मैक्स मूलर के अनुसार किसको माना? आर्य को माना। और इसके आधार पर मैंने आपके सामने एक एविडेंस के रूप में 1400 बीसी का बोगच कोई अभिलेख रखा, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं के नाम हैं, और ये 4 देवता आर्यों के भी देवता हैं। यानी कनेक्शन फिट हो गया। फिट हो गया है कनेक्शन, यानी आर्य लोग मिडिल एशिया से आए। ये बात मैक्स मूलर ने बता दी। चलो, आर्य सभ्यता के लोग जो थे वो बेसिकली कैसे थे? तो याद रखना आर्य सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है?
ग्रामीण सभ्यता है। और आर्यों की जो भाषा है, वो आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत है। यानी आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, याद रखना। आर्य जाति को नहीं बल्कि भाषा समूह को इंगित कर रहा है भैया, भाषा समूह को इंगित कर रहा है। मतलब आर्य जो है वो संस्कृत बोलने वाले समूह को इंगित करता है, यानी कि ये भाषा समूह को इंगित कर रहा है। ठीक। आर्यों ने भारत में अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक इकाई को गठित किया। और प्रशासनिक इकाई में मान लो ये एक कबीला होता था और इस कबीले का एक स्ट्रक्चर तैयार किया उन्होंने। स्ट्रक्चर तैयार करते हुए सबसे ऊपर इन्होंने क्या बोला कि भैया सबसे ऊपर राष्ट्र होगा, यानी कबीला होगा एक। ठीक है। राष्ट्र के नीचे क्या होगा? तो राष्ट्र के नीचे जन होगा। जन के नीचे क्या होगा? तो जन के नीचे विष होगा। जन के नीचे क्या होगा? तो जन के नीचे विष होगा। विष के नीचे क्या होगा? तो विष के नीचे ग्राम होगा। और सबसे नीचे क्या होगा? तो सबसे नीचे जो होगा वो कुल होगा। कुल यानी के परिवार होगा। तो भैया ऋग वैदिक काल में अगर वैदिक कालीन सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक कालीन सभ्यता में हमें सबसे ऊपर राष्ट्र, उसके नीचे जन, उसके नीचे वेश, उसके नीचे ग्राम, उसके नीचे कुल, यानी कि सबसे नीचे इकाई कुल होती थी यानी परिवार होती थी। सबसे ऊपर राष्ट्र होता था। राष्ट्र को जन भी कहा जाता था या राष्ट्र को कई बार जो है वो बड़े कबीले के रूप में यूज किया जाता था। अब तो कुल हो गया, परिवार होगा। परिवार का मुखिया कौन होता है? बड़े भैया बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, यानी कि परिवार का कोई बड़ा सदस्य जो होगा वो इसका हेड होगा। ग्राम होता था, विष होता था, जन होता था, राष्ट्र होता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। भैया कुल परिवार का कोई बड़ा सदस्य होता था लेकिन गांव का प्रमुख ग्रामीणी होता था। विष का प्रमुख विषपति कहा जाता था भैया। तो विष के प्रमुख को क्या कहेंगे? विष के प्रमुख को विषपति कहेंगे। जन होता था और जन के प्रमुख को राजन कहा जाता था। तो राजन जो होता था वो बेसिकली जन का प्रमुख होता था, लेकिन अभी राजा का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, इसलिए जन जो है उसके लिए यानी कबीले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो है राजन। राजन का मतलब होता है कबीले का प्रमुख यानी कि प्रधान, और जो कि कबीले की रक्षा करता है। इसलिए जनस्य गोपा भी कहा जाता था इसको। जनस्य गोपा यानी कि जन के प्रमुख को जनस्य गोपा भी कहा गया है। तो जनस्य गोपा यानी जन का प्रमुख होता था। इस तरह राजा की सहायता करने के लिए कई प्रकार के अधिकारी होते थे जो समय समय पर उनकी सहायता करते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता था पुरोहित और दूसरा होता था सेनानी। लेकिन सेनानी का मतलब मुख्य रूप से सेना का कमांडर या सेनापति से नहीं है। सेनानी का मतलब है कबीले की रक्षा करने के लिए तय किया गया एक दल, जो दल उस कबीले की रक्षा करेगा उसी को सेनानी कहा जाता था। यानी मिलिट्री फॉर्म अभी डेवलप नहीं हुआ था, पूरा कबीला एक साथ युद्ध लड़ता था। सामने वाले कबीले ने दूसरे कबीले पर अटैक कर दिया तो एक कबीला दूसरे कबीले में हुआ हुआ करते हुए आक्रमण कर दिया, दनादन फाइट होगी दोनों के बीच में। जो जीतेगा वो कबीला सबसे मजबूत होगा, क्योंकि क्या है? कबीली संरचना है। ऋग्वैदिक काल में क्या है? वैदिक काल में कबीलाई संरचना है। तो राजा की सहायता करने के लिए पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे। ये समय समय पे जो राजन होता था उसकी सहायता करते थे। इस समय दो मुख्य रूप से हमें मिलते हैं। एक का नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ एक रूढ़िवादी है, ठीक, और विश्वामित्र एक उदारवादी है। यानी ये दो पुरोहितों के नाम हमें वैदिक काल में मिलते हैं। एक का नाम है वशिष्ठ और एक का नाम है विश्वामित्र। दूसरी तरफ सूत यानी कपड़े का बनाने वाला, रथकार, कमादिक कार्य करने वाला, ऐसे अधिकारियों को एक शब्द प्रयोग किया गया है और इस तरह इन्हें क्या कहा गया है? रत्नी कहा गया है। रत्नी याद रखना, रत्नी जो है वो राजा के अधिकारियों को कहा गया है। तो राजा के अधिकारी को रत्नी कहा गया है और इनकी संख्या 12 बताई गई है।
तो कितने मंत्री हुआ करते थे जो राजा की सहायता किया करते थे? तो 12 रत्नी हुआ करते थे। ये परिवार के मेंबर भी हुआ करते थे, जिसमें उनका पुत्र भी शामिल होता था। तो रत्नी होते थे, जो की संख्या करीबन कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। पूरब, पूरब जो होता था वो बेसिकली उस कबीले के दुर्ग, यानी के उसके कबीले को चारों तरफ से घेरने वाली जो एक संरचना बनाई गई थी, उस दुर्ग को देखने वाला जो होता था, दुर्गपति जो होता था, कबीले की चारों बाउंड्री से रक्षा करने वाला जो होता था, उसे पूरब यानी दुर्गपति कहा जाता था। स्पर्श, स्पर्श भैया गुप्तचर कोई भी हो भैया, स्पर्श नहीं करेगा, बता देगा, पूरी बात निकाल लेगा तुम्हारे अंदर से। तो जनता की गतिविधियों को जेम्स बॉन्ड 007 है भैया। तो स्पर्श यानी कौन? तो स्पर्श मतलब जेम्स बॉन्ड 007, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। तो स्पर्श यानी कौन होता था? गुप्तचर होते थे। पूरब कौन होता था? तो दुर्गपति होता था। वाजपति, वाजपति भैया घास के मैदानों में जब जानवर गोचर भूमि यानी कि जानवर जो घास चरते थे उस भूमि को देखने वाला, क्योंकि वैदिक सभ्यता की प्रारंभिक अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में उनका मेन पेशा पशुपालन है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुओं को पालना। लेकिन लेटर वैदिक काल में उनका मुख्य व्यवसाय क्या बन जाएगा? कृषि बन जाएगा। तो इस बात को याद रखना, ऋग्वैदिक काल के लोग पशुपालन करते थे और उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि करते थे। यानी मुख्य पेशा ऋग्वैदिक काल में पशुओं को पालना था, उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर करना था। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? तो भैया वाजपति यानी गोचर भूमि का अधिकारी होता था, बेहतरीन टाइप से मतलब घास की भूमि वगैरह देख लिया करता था। उग्र, उग्र भैया अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। कौन है भैया जो उग्रता दिखा रहा है मेरे को? अभी 2 लपाड़े पड़ेंगे फटाफट हो जाएगा सही। तो उग्र मतलब कौन? उग्रता नहीं दिखाएगा कोई, यानी अपराधियों को पकड़ने वाली। तो भैया हमारी पुलिस को हमेशा उग्र रहना चाहिए, तभी तो वो अपराधियों को पकड़ पाएगी। तो उग्र यानी अपराधियों को पकड़ने वाला। वाजपति, वाज आवाज करते करते जानवर घास खा लेंगे, वाज वाजपति हो जाता था। पूरब, पूर्व यानी के दुर्गपति। स्पर्श, जनता को भैया बिना स्पर्श किए ही पूरे जेम्स बॉन्ड 007 गुप्तचर होता था स्पर्श। ठीक है, खांसी भैया हो गई है, ठंड है, खांसी तो हो गई भैया। भागदूत, भागदूत की बात करते हैं भैया। भागदूत क्या होता था भैया? कितना भाग टैक्स दोगे मुझे? तो जितना मुझे टैक्स दोगे यानी भाग दोगे, भाग का मतलब टैक्स होता था, इसलिए भागदूत को यानी राजस्व को एकत्र करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। भैया याद रखना, ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए न्याय कबीले के नियमों के अनुसार ही होता था, इसलिए राजन ही संभवतः न्याय करता होगा, इसलिए न्यायाधिकारी के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो प्रारंभ में राजन ही न्याय का अधिकारी रहा होगा। हमें सभा और समिति, ओहो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भैया, सभा और समिति। क्या होता था कि ऋग्वैदिक काल में 2 संस्थाएं होती थी, एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। सभा और समिति का क्या काम है? तो सभा और समिति का काम है राजा को एडवाइस देना कि राजा आप ऐसा कर लो, राजा जी आप ऐसा कर लो, राजा जी आप ऐसा कर लो, राजा जी आप वैसा कर लो। तो भैया ये मेन काम क्या है इसका? राजा को सलाह देना। राजा को सलाह देने वाली ये सभा और समिति कबीले के लोगों से ही चुनी जाती थी, यानी कि उस कबीले यानी जन के लोगों से ही चुना जाता था इनको। जो कबीला होता था यानी जन जो होता था, उस जन में रहने वाले लोगों के द्वारा ही इसे चुना जाता था। सभा मेन रूप से मानी जाए तो ये वरिष्ठ लोगों की सभा मानी जा सकती है, और समिति जो है वो आम जन की सभा मानी जा सकती है। इसके अलावा हमें एक और मिलता था विदत। विदत जो है वो मुख्य रूप से वृद्ध जनों की एक सभ्यता के रूप में मानी जाती रही होगी कि वृद्ध जनों ने मिलकर एक संस्था बनाई होगी जिसका नाम था विदत।
तो सभा श्रेष्ठ और संभात लोगों यानी वरिष्ठ लोगों की होती थी, जबकि समिति सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में एक चेंजेस होगा। क्या होगा? महिलाओं को लेकर। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भाग लेती थीं सभा और समिति में, और लेटर वैदिक काल में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। तो सिंपल सा फंडा याद रखना, सभा और समिति में उसी जन के लोगों के द्वारा ये बनाई जाती थी। इसमें पुरुष भाग लेते थे, पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लेती थी ऋग्वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा और समिति का मेंबर नहीं माना गया। ठीक है। दूसरी चीज, विदत नामक जो वृद्ध जनों की संस्था थी, ये ऋग्वैदिक काल तक तो बनी गई, लेकिन लेटर वैदिक काल में आकर यह सभा भी समाप्त हो गई। तीसरी चीज, सभा और समिति को अथर्ववेद में यह बताया गया है कि भैया ये कोई मामूली लोग नहीं थी, ये खुद प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। तो भैया प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया है। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री अथर्ववेद में बताया गया है। यह संभवतः उस समय बताया गया होगा वेदों में। तो अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री सभा और समिति को बताया गया, जो मुख्य रूप से संभात लोगों की और समिति आम जनों की होती थी। इनका जो अध्यक्ष होता था, जो समिति के अध्यक्ष होते थे, उसको ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अध्यक्ष को ईशान। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। कब तक ले सकती थी? ऋग्वैदिक काल तक भाग ले सकती थी, लेटर वैदिक काल में भाग नहीं ले पाएंगी। समझ में आ गई बात? याद करते हुए चलना। युद्ध में कबीले का नेतृत्व तो राजा करता था, क्योंकि सेना तो थी नहीं, सेनानी तो एक पद का नाम था। इसलिए युद्ध में कौन लड़ेगा भैया? राजा लड़ेगा। कटेगा पिटेगा राजा कटेगा। अब जो युद्ध होगा वो युद्ध क्यों होगा? तो भैया युद्ध करने के पीछे कारण क्या है? तो युद्ध करने के पीछे सबसे पहले हम कारण देखते हैं। कारण क्या होगा ऋग्वैदिक काल में युद्ध करने का? क्योंकि इनका मुख्य पेशा क्या है? पशु। और पशुओं में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गाय। अगर गाय की बेटा चोरी की अगर किसी कबीले ने, तो वो कबीला गाय की चोरी होने पर युद्ध करता था। और इस तरह युद्ध होने का पीछे का कारण है गाय की चोरी ऋग्वैदिक काल में। इसलिए युद्ध के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, और वो शब्द है गविष्टि। गविष्टि मतलब युद्ध के लिए किया जाने वाला जो युद्ध है वो गाय के लिए किया जाएगा। और इस तरह गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? युद्ध के लिए। यानी गायों को खोजो भैया, कान चुरा के ले गया मेरी गाय। मेरी गाय कौन चुरा के ले गया भाई? उस गाय की खोज खबर निकालो मेरे भाई। और इस तरह गाय की खोज निकालने के लिए युद्ध लड़ेगा एक कबीला दूसरे कबीले से, और इस तरह गाय को खोज के लाएगा, वही कबीला मजबूत बनेगा। और जिसके पास जितनी गाय होंगी वो कबीला उतना मजबूत कबीला बनेगा। क्यों? क्योंकि गाय दूध देगी, दूध से खाने के लिए की चीजें बनाई जाएंगी, और खाने पीने की चीज वहां के बच्चों को, खास तौर पर पुरुषों को खिलाई जाएगी। पुरुष मेरे जैसे मोटे ताजे हो जाएंगे और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। समझ गए बात को? इसलिए भैया गाय सबसे महत्वपूर्ण होती थी। इसी तरह कबीलों के बीच में एक युद्ध की भी चर्चा मिलती है, और वो युद्ध है दसराजन युद्ध। दसराजन युद्ध की जानकारी हमें 7वें मंडल से मिल रही है। कौन से मंडल से मिल रही है? 7वें मंडल से। क्या है 7वां मंडल? तो भैया ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ये मंडल हम अलग से पढ़ेंगे, कौन से मंडल में क्या बोला गया है। तो इसी मंडल में जो 7वें नंबर का मंडल है, इसमें हमें जानकारी मिलती है दसराजन युद्ध की। और दसराजन युद्ध की जानकारी हमें यह मिलती है कि यह युद्ध पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। पारुष्णी नदी रावी नदी का ही एंशिएंट नेम है, संस्कृत नेम है। तो रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था?
पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। तो नदी के तट पे लड़ा गया था। कौन लड़ेगा? तो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा जाएगा। अब ये सुदास और 10 जनों के बीच की कहानी क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं जरा। और इस बीच में कौन जीतेगा? तो भैया सुदास जीतेगा। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक कबीला है, कबीले का नाम है भरत कबीला। और भरत कबीला जो है वो तिश्यू कबीले का है। तिश्यू यानी कि तिश्यू कबीले का ही मतलब एक अंश है जिसका नाम है भरत। और भरत का इस समय एक राजा है और राजा का नाम है सुदास। सुदास के पुरोहित हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। और विश्वामित्र जब पुरोहित थे तो सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर विश्वामित्र की जगह उन्होंने वशिष्ठ को अपना जो है पुरोहित घोषित कर दिया। और जब वशिष्ठ को पुरोहित घोषित कर दिया तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए और विश्वामित्र ने क्रोधित होकर 10 आर्य और अनार्य कबीलों को मिलाया। और आर्य और अनार्य कबीलों को मिलाकर जो भरत कुल का जो राजा था सुदास, उसके विरुद्ध एक युद्ध लड़ा। इस युद्ध को ही कहा जाता है इतिहास में 10 राजन युद्ध। 10 राजाओं और सुदास के बीच लड़ा गया युद्ध, क्योंकि इन 10 राजाओं ने रावी नदी को मोड़ने का प्रयास भी किया। और रावी नदी को जब मोड़ने का प्रयास किया तो युद्ध प्रारंभ हो गया। और युद्ध इतना भयानक हुआ कि सुदास ने 10 राजाओं को पराजित कर दिया। और इसी वजह से इसी जन के नाम पर यानी भरत जन के नाम पर भारत का नाम पड़ा। और इस तरह भारत का नाम भरत कबीले से निकल के आया। तो सुदास जो है उसने 10 राजन युद्ध जीत लिया और भाई बम पार्टी हुई, एकदम पूरा टेंट वेंट लगा के एकदम पार्टी की गई और सुदास जो है वो विजयी हो गया इस युद्ध में। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो तो भैया उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदांग है, 18 महापुराण है। उपनिषदों की संख्या 108 है। और इस तरीके से वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था यानी वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। अगली क्लास में हम वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम छोटे छोटे तौर पे करेंगे जिससे आपको एक एक लाइन कवर होती जाए और एक एक लाइन आप लोगों की कवर होती जाएगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। जल्दी और सब्जेक्ट की क्लासेस भी लूसेंट को आधार बनाकर चालू कर दी जाएगी। साथ ही हमारा एमपीपीएससी को लेकर 1 दिसंबर से एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए आप हमारे उड़ान एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी के साथ हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। उड़ान एकेडमी आपके समय समय पर जो है आपको एक अलग ही मंच प्रदान करेगी, जिसमें कि आपकी सभी जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को बेहतर एक मार्गदर्शन मिल सके। उड़ान एकेडमी का उद्देश्य है कि आपको आपकी सफलता तक ले जाए और इसके लिए उड़ान एकेडमी जल्दी ही एमपीपीएससी का एक नया बैच प्रारंभ करने वाली है, जो कि 1 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हो जाएगा। और ये मॉर्निंग में 9 to 12 PM ऑफलाइन मोड पर और ऑनलाइन मोड पर भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर ही उपलब्ध होगा आपको। साथ ही एमपीपीएससी 2023 के फर्स्ट एंकर अजीत कुमार मिश्रा भी आप लोगों को समय समय पे गाइड करेंगे। जो भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या वनडे एग्जाम में एसएससी, रेलवे, व्यापम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो भी उड़ान एकेडमी में आकर आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसी के तहत अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।